नमस्कार। चलिए सीधा आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और इंटरनेशनल पेटेंट कानूनों के बीच चल रहे एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो थोड़े अजीब टकराव पर बात करेंगे। ये सोचने वाली बात है कि घर के किचन में रखा कोई साधारण सा नुस्खा अचानक किसी विदेशी लैब का नया आविष्कार कैसे बन जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी की पूरी कहानी समझेंगे। तो शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले सच से करते हैं। क्या अमेरिका ने हल्दी का पेटेंट कराने की कोशिश की थी? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल की थी। कोई मजाक नहीं है ये। 1999 के आसपास अमेरिका में बकायदा एक पेटेंट फाइनल हो गया था, जिसमें यह दावा किया गया कि हल्दी से घाव भरना और इसका एंटीसेप्टिक की तरह काम करना एक बिल्कुल नई वैज्ञानिक खोज है। मतलब जिस हल्दी का लेप हमारे यहाँ सदियों से हर चोट पर लगाया जा रहा है, उसे दुनिया के सामने एक नई डिस्कवरी बता दिया गया। इसके टाइमलाइन पर अगर गौर करें तो 4000 सालों से भी ज्यादा समय से हल्दी हमारे खान पान, हमारी औषधियों, यहां तक कि शादी ब्याह की रस्मों का एक अटूट हिस्सा रही है। और फिर 1999 में कोई इसका पेटेंट करा लेता है। खैर, मामला इतना बढ़ा कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को खुद इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कड़ा ऐतराज जताते हुए साफ किया कि भाई ये हल्दी कोई आज की नई खोज नहीं है, बल्कि हमारे भारतीय जनजीवन का सदियों पुराना हिस्सा है। तो अब बायोपायरेसी की इस पूरी अवधारणा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये बायोपायरेसी है क्या भला? आसान शब्दों में समझें तो जब पीढ़ियों से चले आ रहे किसी पारंपरिक ज्ञान या प्राकृतिक उपचार को कोई बाहरी व्यक्ति या संस्था अपना बता दे और असली हकदारों को ना तो कोई क्रेडिट दे ना मुआवजा, उल्टा उसे एक नए आविष्कार की तरह पेटेंट करा ले, तो उसे बायोपायरेसी कहते हैं। ये सीधे सीधे प्राकृतिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का एक तरह से कमर्शियल शोषण है। इसके लिए एक बड़ा ही शानदार उदाहरण दिया गया है। बायोपायरेसी बिल्कुल किसी का गाना चुराने जैसा है। मान लीजिए कि किसी ने बड़ी मेहनत और जज्बात से एक धुन बनाई और कोई दूसरा शख्स बस उस धुन को सुने, अपने नाम से कॉपीराइट ले ले और दुनिया के सामने उससे अपना ओरिजिनल काम बता दे। कितना अजीब लगेगा। पारंपरिक ज्ञान के साथ भी बायोपायरेसी में ठीक ऐसा ही तो हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? जी हां, बिल्कुल है। इस तरह की बौद्धिक चोरी पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक कानूनी ढांचा तैयार किया गया है, जिसे नगोया प्रोटोकॉल कहते हैं। ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत आता है। इसका सीधा सा मकसद यही है कि प्राकृतिक संसाधनों की इस तरह की लूट को रोका जाए और जिन समुदायों का वो ज्ञान है, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। और ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़कर ऐसे 50, जी हां, कम से कम 50 पेटेंट रद्द करवाए। ये वो पेटेंट थे जो हमारे पारंपरिक ज्ञान पर आधारित थे और जिन्हें विदेशी संस्थाओं ने अपने नाम कर लिया था। ये 50 का आंकड़ा साफ दिखाता है कि हमारी विरासत को हड़पने की कितने बड़े पैमाने पर कोशिशें हो रही हैं। अब इसके पीछे जो सांस्कृतिक निराशा है, वो भी बहुत जायज़ है। जब किसी मूल समुदाय के ज्ञान को कोई बड़ी कंपनी अपनी खोज बताने लगती है, तो सदियों से उसे इस्तेमाल करने वाले लोगों को गहरी निराशा होती है। मतलब बिना कोई क्रेडिट दिए उसी पुराने ज्ञान को एक नई चमकदार पैकेजिंग में बेचा जा रहा है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये एक तरह से उस पहचान और सम्मान पर भी भारी चोट है जो उन समुदायों का असली हक है। चलिए अब इस पूरी बहस में आधुनिक मार्केटिंग की विडंबना पर भी नजर डालते हैं। पिछले 20 सालों में मार्केटिंग का तरीका कैसे 180 डिग्री घूम गया है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। अगर 20-25 साल पुराने विज्ञापनों को याद करें तो उनमें सख्त चेतावनी दी जाती थी कि घर का बना कोयला और नमक मसूड़ों को छील देगा, दांत खराब कर देगा। और आज वही बड़े बड़े प्रीमियम ब्रांड बहुत ही आक्रामक तरीके से एक्टिवेटेड चारकोल और नमक वाले टूथपेस्ट बेच रहे हैं, वो भी भारी कीमत पर। ये चारकोल का ट्रेंड तो सच में हैरान करने वाला है। एक दौर था जब टीवी पर सुनील शेट्टी जैसे मशहूर अभिनेता विज्ञापनों में आकर बच्चों को डांटते थे कि घर का बना कोयले का मंजन मत इस्तेमाल करो, ये खतरनाक है। लेकिन आज हालात देखिए। आज उपभोक्ता उसी कोयले को एक्टिवेटेड चारकोल के नाम पर बहुत महंगे दामों में खरीद रहे हैं। ब्यूटी ट्रेंड के नाम पर महंगी ट्यूब्स में कोयला भरकर बेचा जा रहा है और लोग उसे फेस मास्क की तरह चेहरे पर लगा रहे हैं। मॉडर्न मार्केटिंग ने हमारे ही पुराने नुस्खों को हमें ही कितने महंगे में बेचना शुरू कर दिया है। इसे एक बहुत ही मजेदार काल्पनिक स्थिति से समझते हैं, जिसे हम नीम की दातून का विरोधाभास कह सकते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि कल को कोई मॉडर्न साइंटिस्ट अपनी हाईटेक लैब से बाहर निकले और दुनिया को बताए कि उसने एक महान खोज की है कि नीम की दातून ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, और इस अद्भुत आविष्कार के लिए उसे नोबेल प्राइज दे दिया जाए। ये सुनकर ही हंसी आती है ना।
इसी बात पर एक बड़ी शानदार और चुटीली टिप्पणी की गई है कि अगर नीम को दांतों के लिए फायदेमंद बताने पर किसी को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो भाई वो पुरस्कार सबसे पहले हमारी दादी नानी को मिलना चाहिए, क्योंकि वो बिना किसी साइंटिफिक लैब के ऐसे 50 अचूक फॉर्मूले सदियों से जानती हैं। ये हल्का फुल्का मजाक दरअसल एक बहुत कड़वे सच की तरफ इशारा करता है कि पीढ़ियों की समझ और तजुर्बे से निकले ज्ञान को किसी एक इंसान का आविष्कार मान लेना कितना बेतुका है। तो इन सब बातों के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, इस पारंपरिक ज्ञान का असली मालिक आखिर है कौन? क्या वो आधुनिक लैब्स और करोड़ों की कंपनियां हैं जो चालाकी से इसका पेटेंट करा लेती हैं, या फिर वो मूल समुदाय जो बिना किसी स्वार्थ के सदियों से इस ज्ञान को सहेजते आए हैं? मॉडर्न इनोवेशन और हमारी प्राचीन विरासत के बीच की ये रेखा बहुत ही धुंधली और बारीक है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।